वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। इस एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं जिसमें इस एग्जाम की पूरी प्लानिंग की हमने बात की है। पूरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए, उसकी बात की है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या आई बटन में भी आ रहा है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही पिन पॉइंट बात करने वाले हैं केवल स्टडी मटेरियल की, क्योंकि उस वीडियो को रिलीज करने के बाद में काफी कमेंट मिले कि केवल स्टडी मटेरियल पर एक वीडियो होना चाहिए। टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, क्या पढ़े, केवल इस पे बात की जाए। तो आज का वीडियो केवल स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, सिर्फ उस पे फोकस है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री सिलेबस स्टडी मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, जो पूरा सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, पार्ट 1, पार्ट 2, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनको मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया है। अब हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सीनियर सेकेंडरी का जो पार्ट है उसमें सबसे पहली यूनिट है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको कहां से लेना है, बहुत सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है। वहां से आपको कंप्लीट चैप्टर क्लियर करना होगा और वहां से आप ये पूरा जो पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो इसमें सेकंड पार्ट है इसी यूनिट में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 3 है, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये आप वहां से लेंगे, वो कंप्लीट चैप्टर आपको करना होगा। तो इस तरह से ये क्लास 11 एनसीईआरटी के दोनों चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट पढ़ने से ये यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक और जनरल प्रॉपर्टीज भी आपकी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट की आपको पढ़नी पड़ेगी। ये इतना मटेरियल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जनरल प्रॉपर्टीज, ये आपको क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 8 में आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी दे दिया, जो यहाँ पर है नहीं एक्चुअल में। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी दे दिया, जो क्लास 12 में होता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे या तो बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक से ले सकते हैं, ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक है इनऑर्गेनिक की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा चैप्टर है, वहां उसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। बात करते हैं इस पार्ट की। ये आपको पता चल रहा होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है। सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 आपको कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में भी है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को खत्म कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं। तो एक तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये जो पोर्शन है पूरा, इसकी और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो पोर्शन है उसकी एक साथ बात कर लेते हैं हम लोग। क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर 9 वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में बीएससी थर्ड ईयर की जो इनऑर्गेनिक है उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सीएफटी और इनका एक चैप्टर है, वो आपको वहां से लेना है। तो इसके अलावा ये जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड है, ये भी आपको बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक में से लेना है। और जॉन टेलर जो इफेक्ट है वो आप जेडीली में से ले सकते हैं। और जेडीली में के अलावा ये एमटीएम में भी दिया हुआ है, आप ये वहां से भी ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट बात हुई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखिए आपको ये जो पिन पॉइंट टॉपिक्स हैं, बस आपको वही पढ़ के जाना है। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग 10 DQ, ये पढ़ के जाना है। कंपैरिजन वीबीटी और सीएफटी पढ़ के जाना है। तो पिन पॉइंट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है यूजी की बुक्स में से। और क्लास 12 का पूरा चैप्टर आपका होना चाहिए क्लियर एकदम। यस, अब ट्रांजिशन एलिमेंट का ही ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये
ये इन्होंने कहाँ से लिया है मैं बता देता हूँ। ये एज इट इज इन्होंने लिखा है, जेडीली का चैप्टर 5 है, जेडीली 5th एडिशन चैप्टर 5 में पूरा का पूरा केवल ये ही दिया हुआ है, तो आप ये पूरा पोर्शन आप वहां से करेंगे। यस, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की बात भी हो गई। अब बात करते हैं लेंथेनाइड एक्टिनाइड की। देखिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स की 2 यूनिट है, एक तो सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में भी है, सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में है, और एक आपके यूजी लेवल में भी है, दोनों जगह है। दोनों जगह मिलाकर के इसके 11 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 11 क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, इतने ही क्वेश्चन आपको, जबकि आपको जो पूरा पीजी लेवल का सिलेबस है उसमें आपको पूरे में आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पूरे में आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब पूरा पीजी का पोर्शन में से 10 क्वेश्चन मिलेंगे और अकेले लेंथेनाइड एक्टिनाइड में से आपको 11 क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत छोटा पोर्शन है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड आपको कवर करने के लिए करना क्या है, देखिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड का एक छोटा सा पोर्शन है क्लास 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 में। ये आपको पहले, सबसे पहले आपको वहां से पढ़ना है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको सीधा जेडीली पर जाना है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। यदि एनसीईआरटी में आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और है, तो आप बीएससी बुक्स को रेफर कर सकते हैं। लेकिन जेडीली, जेडीली में ये देखिए यूजी पोर्शन में ये है लेंथेनाइड एक्टिनाइड का पोर्शन। यूजी पोर्शन में ये टॉपिक्स है, कोऑर्डिनेशन बिहेवियर है और मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। ये सब जेडीली में से लेना है आपको। जेडीली में से चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 30 लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का है, ये आपको वहीं से पढ़ने हैं दोनों चैप्टर। 11 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड का मटेरियल आपको पता चल गया। क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर 8 में है, और बाकी सारा जेडीली का चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 30। आप सोच रहे होंगे मैं जेडीली 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 बोल के क्यों गा रहा हूं बार बार, तो इसका इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दे देता हूं क्यों मैं जेडीली बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लेके चलता हूं। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, और इसमें जो क्वेश्चन हैं, यानी कि आज तक स्कूल लेक्चरर में लेंथेनाइड एक्टिनाइड या फिर पूरी इनऑर्गेनिक है, उसके सारे क्वेश्चन केवल जेडीली में से आए हुए हैं और कहीं से नहीं आए हुए। ये आप 2015 का आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का पेपर आपके सामने है। इसका 71 क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। 71 क्वेश्चन। सीई ये सीरियम का कॉम्प्लेक्स है, और इसमें सीई की कोऑर्डिनेशन नंबर इन्होंने पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं जेडीली हमारे पास है क्या। यस है तो सही, और हम आ गए हैं जेडीली में, और सीरियम का NO3 के साथ ये लीजिए हो गया काम। और ये आपका जो कॉम्प्लेक्स हम बात कर रहे थे वो ये रहा, वो कॉम्प्लेक्स आपका ये रहा, ये देखिए। और इसमें यहाँ पर इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये रहा, और ये है 12, ठीक है। इस तरह से एक आपको क्वेश्चन मिला। कहाँ से दिया इन्होंने, टेबल में से दिया। 2015 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप भी क्या याद करेंगे। 73 क्वेश्चन देखिए, 73 क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है 73 क्वेश्चन में कि बीटा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्स है जो लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट की फॉर्म में यूज होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना। ये बीटा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्स है, वो किसके, कौन से लेंथेनाइड ये बनाते हैं, ठीक है। 73 क्वेश्चन बीटा डाइकीटोन, आपको सिर्फ बीटा डाइकीटोन याद रखना है, बाकी काम जेडीली कर देगी। यस, अभी चलते हैं। ये जेडीली का हमने कौन सा चैप्टर, लेंथेनाइड सीरीज का चैप्टर है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 876 है। और ये रहा, आप कहेंगे कहाँ है, हमें दिख नहीं रहा है, तो मैं बीटा डाइकीटोन दिखा देता हूँ। ये देखिए बीटा डाइकीटोन, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। और बीटा डाइकीटोन के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो किसके कॉम्प्लेक्स हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। किसके कॉम्प्लेक्स हैं बीटा डाइकीटोन के, ये हैं आपके यूरोपियम और प्रेसियोडाइमियम के, ठीक है। ये देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट की फॉर्म में ये यूज होते हैं। ये देखिए पूरा है एकदम, ठीक है। ये का ये पॉइंट इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कहां पर, यहाँ पर, ये देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी
लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट और यूरोपियम और प्रेसियोडाइमियम, तो इसका आंसर होगा सेकंड। आपको पता चला क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जेडीली में से। ओके चलो 72 क्वेश्चन आपने सोचा होगा सर ने इसको क्यों छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, इसका भी नंबर लगाते हैं। ये एक्टिनाइड में से आया है, इसको भी जेडीली में ही ढूंढते हैं कहाँ मिलता है। एक्टिनाइड का क्वेश्चन है, थोरियम एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। ये हम आ गए हैं एक्टिनाइड्स के चैप्टर में, अच्छी तरह देख लीजिए चैप्टर नंबर 30 जेडीली एक्टिनाइड्स। चलना है हमें एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, थोरियम का कॉम्प्लेक्स है, उसका इन्होंने क्या पूछा है वो तो वहीं चल करके देखेंगे, लेकिन पहले वो टेबल निकाल लेते हैं जिसमें से ये क्वेश्चन है। यस यस, ये टेबल आपके सामने है जेडीली की एक्टिनाइड्स की। अब देखते हैं उसने पूछा क्या है, आखिर ये लोग पूछ क्या रहे हैं बार बार। यस मैग्नीशियम, ये थोरियम का नाइट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स है, संकुल की आकृति इन्होंने पूछी है, शेप इन्होंने पूछा है, ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। जेडीली थोरियम का नाइट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बताऊं कहां पर है, ये रहा, ये रहा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, और इसकी शेप आपने देख ली होगी, इकोसाहेड्रल है। क्या है, इकोसाहेड्रल, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये इसमें आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, 3 नंबर है। तो सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे क्वेश्चन जेडीली में से आ रहे हैं। लेंथेनाइड एक्टिनाइड अच्छी तरह से समझ लीजिए, 11 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जेडीली के 2 चैप्टर आपको घोट के पीने हैं। यस ये तो बात हो गई, और भी काफी सारे क्वेश्चन देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन अभी इतना शायद टाइम नहीं है। चलिए आप भी क्या बात करेंगे, एक एक आपको और दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। ये क्वेश्चन पेपर मैंने कौन सा निकाला है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का क्वेश्चन पेपर है, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 फर्स्ट ग्रेड, उसका क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। सेम कॉम्प्लेक्स है सीरियम का नाइट्रेट के साथ, और इन्होंने पूछा है कि ये जो NO3 है, कितने ऑक्सीजन इसमें कोऑर्डिनेशन दिखा रहे हैं, कितने ऑक्सीजन NO3 के कोऑर्डिनेशन दिखा रहे हैं। तो ये वापस हम चलते हैं जेडीली में, जेडीली हमें जरूर, ये एक्टिनाइड के चैप्टर में थे, हमें वापस चलना है लेंथेनाइड्स में। लेंथेनाइड्स आ जाओ भाई, इतना दूर कहाँ चले गए, आ तो गए। यस वो टेबल हमें चाहिए, यस ये रहा। आपका जो आंसर है वो यहाँ है, ये वही कॉम्प्लेक्स है, और आप देख सकते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ईच NO3 इज बाइडेंटेड, ईच NO3 इज बाइडेंटेड, आपने समझा। इसका मतलब ये जो आंसर इसमें क्या होगा, आंसर इसमें क्या होगा, ईच NO3 इज बाइडेंटेड। ये लो भाई, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ ये जुड़ा हुआ है, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो जेडीली में से लिखा हुआ है। 44 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन्होंने सीरियम का एसिटाइल एसीटोनेट के साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी आकृति पूछी है। ये लो सेम टेबल में से क्वेश्चन दे रहे हैं ये, बताओ, और हमें पता ही नहीं चला इतने दिन कौन सा कॉम्प्लेक्स था भाई। सीरियम का एसिटाइल एसीटोनेट के साथ कॉम्प्लेक्स ये रहा, मैं आपको कर देता हूं इसको डार्क, आप भी क्या याद करेंगे, ये लीजिए सीरियम का एसिटाइल एसीटोनेट के साथ एसिटाइल एसीटोन के साथ कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर एंटी प्रिज्म इसका आंसर है। क्वेश्चन कहाँ है देख लेते हैं, 2018 ये रहा। यस स्क्वायर एंटी प्रिज्म, ऑप्शन नंबर 2। आपको पता चल गया मैं जेडीली के गीत क्यों गा रहा हूं। यस इसलिए आपको लेंथेनाइड एक्टिनाइड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग सब जेडीली में से लेना है। यस यदि आप इंग्लिश मीडियम के साथ थोड़ा सा भी फ्रेंडली हैं तो। ये तो हुई इनऑर्गेनिक की बात। इनऑर्गेनिक में हमने ग्रेजुएशन की ये जो फर्स्ट यूनिट है इसकी हमने अभी तक बात नहीं की है, ये केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी का क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। उसके बाद जेडीली का कोवेलेंट बॉन्डिंग टाइटल है चैप्टर नंबर 4, वो आपको पूरा पढ़ना है। इन दोनों चैप्टर के बाहर इस यूनिट में से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं। इसके बाद में देख लेते हैं, ये पोर्शन हमने कवर कर लिया। क्वांटम मैकेनिक्स देखते हैं भाई इन्होंने क्या कहा है। क्वांटम मैकेनिक्स में केवल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
ही आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसको फिजिकल केमिस्ट्री वाली क्वांटम मैकेनिक्स मत समझ लेना और क्वांटम मैकेनिक्स की तरह इसको तैयार मत नहीं करना है। ये आपको ज्यादा से ज्यादा बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक में जो फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन दी हुई है, उसको अच्छी तरह से कर लेना। उसके अलावा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थोड़ी सी एमटीएम में भी है, आप एमटीएम से भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक से ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूं। ये केवल और केवल आपको क्वेश्चन पूछते हैं, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन के आसपास का क्वेश्चन पूछते हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे ये हमारे पास है चैप्टर, चैप्टर नहीं है ये, हमारे पास है, हमारा क्वेश्चन पेपर है 2018 स्कूल लेक्चर का। इसमें श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन का ये देखिए, सीधा इन्होंने केवल इक्वेशन पूछा है। अब भाई आप पूरा डेरिवेशन रट करके, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री वाली क्वांटम मैकेनिक्स रट के क्या करेंगे? आपको केवल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है 4 ऑप्शन में से। बात आपको समझ में आई? तो फिर इतना परेशान क्यों होना। इसी तरह से 2013 का भी क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, उसमें 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है क्या? हाँ है तो सही। ये देखो इन्होंने केवल आपको क्या पूछा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू पूछी है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू पूछी है, तो इसके लिए भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल बेसिक थिंग है। आप एमटीएम में से पढ़ेंगे या फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक में से पढ़ेंगे तो आप इसको हो जाएगा। मतलब ये आप यदि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सही से नोट्स बनाओगे ना फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो मेरे ख्याल से 2 पेजेस से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़नी है। 2015 के क्वेश्चन पेपर में भी देख लेते हैं, 56 क्वेश्चन नंबर है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या पूछ रहे हैं ये बार बार, श्रोडिंजर श्रोडिंजर कर रखा है इन्होंने। और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देते हैं बिल्कुल बेसिक। हमें चलना है कहाँ पर, 56 ये लो भाई, 56 ये लो। इन्होंने सीधा सा वापस वही श्रोडिंजर इक्वेशन का एक फॉर्म हमारे सामने रखा है और पूछा है इनमें से कौन सा सही है। तो ये भी आपको डेरिवेशन को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपको लर्न करने हैं, है ना। उसके अलावा आपको कुछ लर्न नहीं करना। आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने मत बैठ जाना कहीं, वरना पूरा साल निकल जाएगा, वो ही कवर नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, सिलेबस में हम कहाँ आ गए हैं देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक कवर हो गया, आपको पता चल गया कौन सी यूनिट कहाँ से लेनी है। यस, जेडीएलई पे फोकस रखना है, एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक जो मैंने बीएससी की बुक्स में से बताए हैं वहां से आप ले सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक का पोस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये वाली जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये मिजलर एंड टार में से है। इतना इसको सीखने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे उतने में तो आप जो सेकंड पेपर का जो पार्ट 4 है, आईसीटी वाला, पेडागोजी वाला, साइकोलॉजी वाला, उसके 30 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इसलिए इसको ज्यादा परेशान मत होना। फिर भी आपकी इच्छा हो कहाँ से पढ़ें, तो मिजलर एंड टार में से चैप्टर नंबर 5 है, उसमें दिया हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक बहुत ही स्मार्टली आपको प्रिपेयर करनी है। लिथियम और टिन, ये दोनों आपको बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक में मिलेंगे। मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक से लेने हैं। और आयरन के जो आपको पढ़ने हैं वो एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक, एक तो कार्बोनिल पढ़ने हैं, और बहुत ज्यादा करके आप फेरोसिन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेरोसिन, कार्बोनिल ये आयरन के हो गई। तो इस तरह से, लेकिन अब इसका पढ़ना क्या है देखो, केवल स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग आपको पढ़नी है। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इनकी एप्लीकेशन है तो, कि कहाँ पर ये इनके एप्लीकेशंस क्या है वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी रिएक्शन लेकर के मत बैठ जाना कहीं आप। अब ये देखो भाई, सुपर हैवी एलिमेंट्स, ये पीजी पोर्शन में तो इन्होंने दे दिया, लेकिन सुपर हैवी एलिमेंट में ये पूछते क्या है ज्यादातर, मैं बताता हूँ। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में सुपर हैवी एलिमेंट्स का छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का, वहां से ये पूछते हैं ज्यादा से ज्यादा। इनकी सुपर हैवी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पूछ लेंगे आपको, इनका नाम पूछ लेंगे, या इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पूछ लेंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से। इससे ज्यादा ये आपको कुछ पूछने वाले नहीं है। ठीक है, अब ये टॉपिक आपको लेना कहां से है, एक तो एनसीईआरटी से लेना है, और थोड़ा सा ये जेडीली में भी दिया हुआ है। तो ये जेडीली के क्या है, पीछे पड़े हुए हैं आरपीएससी वाले, इसलिए आप इस टॉपिक को जेडीली में से भी लेना है। तो ये टॉपिक आपको दोनों जगह से लेना है, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 और जेडीली। ठीक है, ये हो गई इनऑर्गेनिक की बात। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं पूरा एनालिसिस, और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग आ गए हैं।
फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको जोर रखना है एनसीईआरटी पर। केमिकल काइनेटिक्स की जो यूनिट है सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में भी है और यूजी वाले पोर्शन में भी है। आपको केमिकल काइनेटिक्स के लिए करना क्या है मैं बता देता हूं, है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना है। केमिकल काइनेटिक्स की जो यूनिट है पूरी वो सीनियर सेकेंडरी और यूजी वाली दोनों मिलाकर के एक तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का जो 12th है, 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, वो आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। अब उसके बाद में बचेगा क्या मैं बता देता हूं, उसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है और कोलिजन और ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज का डिटेल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको लेना है पीएसपी में, पीएसपी में। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एनसीईआरटी चैप्टर 4 और पीएसपी। एक चीज और बता दूं, अब आप यहाँ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे तो इसकी डेरिवेशन लेके मत बैठ जाना कहीं कि डेरिवेशन हमें पूरी सीखनी है। डेरिवेशन नहीं पूछने वाले हैं आपको, फाइनल फॉर्मूला या कोई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन कहीं दी हुई है, उसके अलावा ये आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। बात समझ में आई? इसलिए स्मार्टली प्रिपेयर करना है फिजिकल केमिस्ट्री को, कहीं आप लोग डेरिवेशन सीखने बैठ जाओ। यस, ओके। अब इसी यूनिट में केमिकल काइनेटिक्स हो गया यूजी और ये हमने एक साथ कर लिया। सरफेस केमिस्ट्री देख लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं है, क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में 5th यूनिट है सॉल्यूशन की, फिजिकल केमिस्ट्री की। सॉल्यूशन आपको लेना है पूरा एनसीईआरटी चैप्टर 2 सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स देखो, थर्मोडायनेमिक्स आपके सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में भी है और आपके यूजी वाले पोर्शन में भी है। मैं बता देता हूं कहां पर है। ये रही एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये यूजी पोर्शन में है, ठीक है। और ये रही आपकी थर्मोडायनेमिक्स सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में और यूजी वाली को मिलाकर के मैं आपको वो बता देता हूं क्या करना है। एक तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। इसके अलावा आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक बच गए। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, कौन कौन से टॉपिक बच गए। जो टॉपिक बच गए वो आपको पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक आती है उसमें से लेना है। इसके अलावा आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश मीडियम आप यदि नहीं कर पा रहे हो तो आप बीएससी पर जा सकते हो, लेकिन मेरी बात फिर मान लेना, फिजिकल पीएसपी में से ही पढ़नी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। यस, अब ये देखो केमिकल काइनेटिक्स में एक तो सेकंड ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, ये पीएसपी में से लेना है, कोलिजन थ्योरी और ये सारा पीएसपी में से लेना है। इसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में से भी मिलेगी, वो आपको पीएसपी में से लेनी है, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे सेपरेटली, कोई बात नहीं। तो केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया, ओके। अब हाँ भाई, हम केमिकल काइनेटिक्स चल गए, हम तो थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको क्लास 11 चैप्टर 6 और पीएसपी में से लेने हैं, बाकी बचे हुए चैप्टर, बाकी बचे हुए टॉपिक्स। ये देखो एंथैल्पी और एंट्रोपी के जो भी बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, गिब्स और ये जो आप देखना पीएसपी में, ये सारे टॉपिक आपको एज इट इज मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। उसको देखने से ऐसा लगता है कि इन्होंने सिलेबस ही पीएसपी देख के बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक बात अलग है। तो आपको ये फिजिकल ये जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका कंप्लीट इलाज ये मैंने राउंड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कहीं से नहीं लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्होंने आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी का जो क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो पूरा करना है। उसके अलावा बाकी जो टॉपिक बच गए, मेरी बात को वापस सुन लो, जो टॉपिक बच गए केवल वही आपको पीएसपी में से पढ़ना है। जैसे आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ये पीएसपी में से लेनी है, डिबाई हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ये आपको पीएसपी में से लेनी है। नास्ट इक्वेशन तो आपको क्लास 12 में मिल जाएगा, इसको जरूरत नहीं है पीएसपी में से। कैल्वेनिक सेल ये भी मिल जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रिया ये आपको पीएसपी में से लेना है। फ्यूल सेल्स ये भी आपको पीएसपी में से लेना है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर करेंगे, फंडामेंटल्स, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 और बाकी बचे हुए टॉपिक्स पीएसपी में से लेने हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का आप इस तरह से इलाज करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस की बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में
ये देखो भाई, अब ये जैसे पीएसपी में तो ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन आप थोड़ी ना इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको ये जो काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें से कुछ एग्जांपल उठाने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उठाने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उठाने हैं, बस इससे ज्यादा आपको कुछ उठाना नहीं है। ठीक है, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। आपको डीप में जाकर के बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है नहीं। फोटोकेमिकल 171 क्वेश्चन है ये, 2013 का हमने पेपर खोला हुआ है। 171 क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ गया 171। यस, आगे है भाई। ओके, आ गया शायद, अब आ गया। यस, ये रहा। आप जरा देखिए इन्होंने पूछा क्या है। ये फोटोकेमिकल जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, वहां से है। इन्होंने सिर्फ H2 और Br2 की जो रिएक्शन है उसकी क्वांटम एफिशिएंसी पूछी है। अब ये फैक्ट लिया इन्होंने, इन्होंने आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछी, कोई एकदम लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं पूछी, बिल्कुल पिन पॉइंट। तो ऐसे फैक्ट आप वहां से उठाएं, उनके नोट्स बनाएं, और उनमें उनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एकदम गारंटेड। तो प्लानिंग करने का तरीका है, प्रिपरेशन करने का तरीका है, वो चेंज कर लीजिए एग्जाम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर की नेचर के हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। यस, एसिड बेस एंजाइम कैटालिसिस है, ये आपको पीएसपी या बीएससी फर्स्ट ईयर में जो कॉन्टेक्स्ट का टॉपिक है वहां से आप ले सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ पीएसपी में ले सकते हैं। कोलराउस लो जो है आपका, वो क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। मेम्ब्रेन इक्विलिब्रिया भी आप यदि नहीं पढ़ें तो ही ठीक है, क्योंकि ये कहीं आपको पीएसपी में नहीं मिलेगा, ये या तो आपको एटकिंस में मिलेगा, या आप इसको इंटरनेट से ले लीजिए, और इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्ड लो आप पीएसपी में से लेना है। जूल थॉमसन इफेक्ट, ये दोनों ही देखो आप पीएसपी और बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक आती है उसमें से आप ये ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर की बुक से भी आराम से हो जाएंगे। अब जो सिलेबस बिल्कुल फैला हुआ है ना, जो बिल्कुल फैला हुआ है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस इन्होंने व्यवस्थित नहीं दिया बिल्कुल भी। बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में एल्केन, एल्किन, डाइइन और हेलो एल्केन की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक में एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर करनी है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी नीट या जेई की गाइड ले लीजिए और उसका जीओसी का चैप्टर ले लीजिए, वो आपको पूरा पढ़ना है। दूसरी बात, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक से आपको पूरी पढ़नी है। स्टीरियो केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर है ऑर्गेनिक में, वो आपको वहां से पूरा पढ़ना है, मैं बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट टू यूनिट। तो सबसे पहले एल्केन और एल्कीन, एल्केन और एल्कीन ये आपको लेने हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन में से एल्केन और एल्किन, उसके बाहर से नहीं जाएगा। एल्का डाइइन अब है ही नहीं क्लास 11 12 में, आप कहां से लोगे, बीएससी फर्स्ट ईयर से लेना पड़ेगा। हेलो एल्केन का जो पोर्शन है वो आपको एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 10 है, वो आपको कंप्लीट करना है। हेलो एल्केन का जो चैप्टर है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि हेलो हेलो एरिन्स का भी एक सेकंड पार्ट है, तो वो भी उसमें से कवर हो जाएगा। यस, ये जो यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये आपका क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी क्लास 12 कंप्लीट चैप्टर आपको करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर ये कवर हो जाएगा। ये जो इसमें इन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री का एक टॉपिक दिया हुआ है आरएस नोमेनक्लेचर का, ये आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री जो मैंने बता दिया कंप्लीट चैप्टर करना है, उसमें ये हो जाएगा। एरोमेटिसिटी, यस, एरोमेटिसिटी और एरिन्स कहाँ से ले सकते हैं, एक तो आप फंडामेंटल्स के लिए क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 13 में हाइड्रोकार्बन में बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स दिया हुआ है वहां से ले सकते हैं। फंडामेंटल क्लियर होने के बाद आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ से, बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो ऑर्गेनिक की बुक है वहां से इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाहर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 14 कंप्लीट चैप्टर आपको ये करना है, चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी क्लास 12। अब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था अभी बीएससी पार्ट फर्स्ट का आपको ऑर्गेनिक का स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर करना है, ये यूनिट आपकी उसमें हो जाएगी। ठीक है, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन
नेम रिएक्शन में देखो क्या है, नेम रिएक्शन में ये जो 10 नेम रिएक्शन है, 10 नेम रिएक्शन का मतलब समझ गए आप। ये जो 10 नेम रिएक्शन है ये आपको बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं। कहाँ कहाँ से बनाने हैं मैं बताता हूँ। या तो आप इनको बीएससी बुक ले लो, बीएससी तो लेना ही लेना है। बीएससी में से ये रिएक्शन पढ़ करके साथ में आप पढ़ेंगे सान्याल से, सान्याल एस एन सान्याल की जो बुक आती है वहां से पढ़ेंगे आप। और उसके बाद अपने बनाएंगे नोट्स और रिवीज उस एक बार इनको पढ़ने के बाद आप फिर इनकी तरफ मुंह करके नहीं देखेंगे, आप अपने नोट्स ही पढ़ेंगे। नोट्स आप कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। या तो ये रिएक्शन का इक्वेशन देख के आपसे पूछते हैं रिएक्शन को पहचानो, राइट। या ये आपसे पूछते हैं रिएक्टेंट दे देंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट कौन सा है। या फिर रिएक्शन दे देंगे या नाम दे देंगे रिएक्शन का, बोलेंगे कैटेलिस्ट कौन सा है। या फिर ये प्रोडक्ट दे देंगे, बोलेंगे इसके लिए कौन सा रिएक्टेंट चाहिए। या फिर ये यदि कोई इंटरमीडिएट बन रहा है उस रिएक्शन में तो बोलेंगे ये इंटरमीडिएट कौन सी रिएक्शन में बनता है। इतने ही टाइप के इनके क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहीं इनकी मैकेनिज्म रटने मत बैठ जाना, स्मार्टली प्रिपेयर करना। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इसके अलावा आप आरपीएससी के पेपर उठा के देख लो स्कूल लेक्चर के, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बताया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो आपको हर रिएक्शन को इन पॉइंट्स के हिसाब से तैयार करना है कि आप उसका कैटेलिस्ट पहचान सको, आप उसका क्या बोलते हैं रिएक्टेंट आपको ध्यान हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो ध्यान हो, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, नाम क्या है, रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सको, कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो क्या है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, है ना। सिलेक्शन के लिए इतना काफी है, ठीक है। ओके, यूनिट नंबर 9, इसमें जो हेलो एल्केन वाला पोर्शन है मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, ऊपर मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, कहाँ पर, ये रहा यहाँ पर हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन ये आपको लेना है एनसीईआरटी 12th चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट पढ़ना है। ये हेलो एल्केन उसमें से कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रो एमिनो एरिन्स और डाइजेनियम सोल्ट ये आपको लेने हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक में, एज इट इज दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलीमर्स एंड ड्रग एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 15 में आपका दिया हुआ है पॉलीमर्स, उसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाना, लिस्ट बना लेना। पॉलीमर में भी ये पूछते क्या है, पॉलीमर का नाम दे देंगे, पूछेंगे मोनोमर कौन सा है, और मोनोमर दे देंगे तो पूछेंगे इनसे कौन सा पॉलीमर बनता है। या किसी पॉलीमर का आपको यूज पूछ लेंगे कि ये पॉलीमर किस काम आता है ना। या फिर वो रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे इससे कौन सा पॉलीमर बन रहा है। या उस पॉलीमर का टाइप पूछ लेंगे कि ये कंडेंसेशन है कि ये एडिशन पॉलीमर है कि ये कौन सा पॉलीमर है, ठीक है। तो इसके अलावा तो आपको प्रिपरेशन भी उसी तरह से करनी है, एक पूरी लिस्ट बना लेना आप, है ना, सारे पॉलीमर्स की, उसमें उसका टाइप हो, यूजेज हो, मोनोमर हो और उस पॉलीमर का फॉर्मूला हो, बस। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो ड्रग्स वाला टॉपिक है, एंटासिड पूछते हैं, एंटी हिस्टामाइन पूछते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये सारी की सारी ड्रग्स क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, वहां पर है ये, है ना। वहां से आपको ये पूरा पोर्शन उठाना है, बस इतना ही, वो आधा चैप्टर ही लेना है आपको, पूरा नहीं लेना, उसमें तो बाकी और भी कुछ है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। यस, ये आपका SN1 SN2 ये सब आपका हेलो एल्केन की रिएक्शन, ये आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट में मिलेंगे हेलो एल्केन के चैप्टर में। उसके अलावा अब देखो, आप एक क्वेश्चन के लिए 7 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए इतना कौन पढ़ेगा भाई। ये फिनोल पूरा पढ़ना है, ईथर पूरा पढ़ना है, एपोक्साइड पूरा पढ़ना है, क्यों, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो इसको, ठीक है। 8 नंबर आपको कहाँ से लेना है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बीएससी सेकंड ईयर की बुक है, वहां आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, कार्बोनिल्स वाला जो चैप्टर है उसमें, वहां से आप इनको कर लेना। माइकल, ये जो नेम रिएक्शन है इनके नोट्स आपको वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एक क्वेश्चन आ सकता है पेरिसाइक्लिक और फोटो मिला करके, ठीक है। तो आपको बहुत ही बेसिक पढ़ना है, बेसिक से ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। बेसिक कहाँ से लेंगे आप, पाउला ब्रूस की बुक से ले सकते हैं, या प्रगति पब्लिकेशन या एमएससी के नोट्स पढ़े हो आपके, वहां से आप बिल्कुल बेसिक पढ़ना है कि साइक्लोएडिशन क्या होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल, सिग्माट्रोपिक क्या होती है इसके कुछ एक आधे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोसाइक्लिक क्या होती है इसके एक आधे एग्जाम्पल, सिग्माट्रोपिक में ये 1 to 3 है या 1 to 5 है या 3 to 5 है, कौन सा टाइप का सिग्माट्रोपिक है ये पहचानना है। साइक्लो एडिशन में ये 2+2 है या 2+3 है या 2+4 है, कौन सा साइक्लो एडिशन है वो पहचानना है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में भी कौन सी टाइप की रिएक्शन है वो पहचाननी है, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें, या फिर एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, साइक्लो एडिशन या सिग्माट्रोपिक है, ये बताओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा।
यानी कि आपको केवल बेसिक, ठीक है। कहीं आप नेट का सिलेबस लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आपको ये जो पोर्शन है ओजोन डिप्लेशन, ये वैसे तो आप जीके में पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ दिक्कत इससे होने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी है क्लास 11, वहां से लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 11 का, वो आप देख लेना। एलिमेंट्री आइडिया यूवी आईआर और एनएमआर का आपको कैसे लेना है, बीएससी से लेना है। आईआर में आपको जो फंक्शनल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसीज है उसकी टेबल देख लेना, कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कार्बोक्सिलिक की क्या होती है, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइब्रेशनल मोड्स है उनकी फ्रीक्वेंसी आपको याद करनी पड़ेगी, एक टेबल बना लेना, या बीएससी की बुक में बनी हुई मिल जाएगी। यूवी में आपको ये वुडवर्ड फाइजर पूछते हैं या टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना, बिल्कुल बेसिक पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। एनएमआर में आपको क्या पूछ लेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा कि भाई इसके सिग्नल कितने आएंगे, बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपको बेसिक तैयार करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए काफी कुछ वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में भी, और फर्स्ट ग्रेड पे पूरा मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट ग्रेड पे, और फर्स्ट ग्रेड का वीडियो हो और मेरी टिप्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए। नंबर 1, आप कोचिंग के मटेरियल पे डिपेंड करेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि यस, तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप बुक पढ़ेंगे। बुक नहीं पढ़ेंगे, केवल नोट्स इधर उधर से पढ़ते रहेंगे, तो आपका नॉलेज डेवलप नहीं होने वाला है। नॉलेज डेवलप करने के लिए या सिलेक्शन कराने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने बताई है। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका, कि लोग कहते तो हैं हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन एनसीईआरटी को सीखने में सालों लग जाते हैं कई बार। तो पढ़ने का तरीका है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन, पहली लाइन से लास्ट लाइन तक, और पढ़ते हुए नोट्स बनाते जाने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, है ना। हर लाइन में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसलिए पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए चलने हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूं। एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं, एग्जाम्पल सारे सोल्व करने हैं, एक्सरसाइज चैप्टर एंड होने के बाद में कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनको चैप्टर एंड एक्सरसाइज बोलते हैं, उनमें से आपको स्मार्टली ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किन एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है क्लास 11 का, उसके 3 क्वेश्चन, 3 उसके एक्सरसाइज एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर में। ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका लाइव प्रूफ। यस, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पलर आपको सोल्व करने हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। और एग्जाम्पलर क्वेश्चन में भी आरपीएससी में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है एग्जाम्पलर क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पलर क्वेश्चन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यस, एनसीईआरटी पढ़ तो ली आपने, चेक करने के लिए कि भाई हमारी एनसीईआरटी कितनी प्रिपेयर हुई है। मास्टर एनसीईआरटी अरिहंत की एक बुक आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है, ये वो ले सकते हैं। और जो जो चैप्टर आप एनसीईआरटी से कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन आप इस बुक से सोल्व करेंगे, तभी आपकी एनसीईआरटी क्लियर होगी, अदरवाइज आप भ्रम में रहेंगे कि आपको एनसीईआरटी आती है। यस, 6 नंबर, नीट के पीवाईक्यू आपको सोल्व करने हैं, जेई के मत ले लेना, नीट के लेना। इसके लिए आपको एमटीसी की एक 33 ईयर्स की पीवाईक्यू की बुक आती है, वो मार्केट से खरीद सकते हैं, वो उससे आप नीट के पीवाईक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं, केवल उन्हीं चैप्टर के जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं या सिलेबस में जो टॉपिक है उसके हिसाब से। 7 नंबर, इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है जेडीली, फिजिकल में आपको ज्यादा फोकस करना है पीएसपी और एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पे तो करना ही है, ये एनसीईआरटी के अलावा है। और ऑर्गेनिक आप जहां से भी आपको मिल जाए, एसएन सान्याल, बीएससी, या ऑर्गेनिक की पाउला ब्रूस हो या मॉरिसन बॉयड हो, और भी कोई बुक हो, कहीं से भी आपको जहां से भी ऑर्गेनिक का टॉपिक मिल जाए आप उसे वहीं से ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक जो एनसीईआरटी के मैंने चैप्टर बताए हैं वो आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, वहां से आप ये मत देख लेना कि इसमें ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है फर्स्ट ग्रेड में, वो आपको कंप्लीट चैप्टर लेना है, ठीक है। तो ये हुई फर्स्ट ग्रेड की बात, और उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ग्रेड का मेरा पिछले वीडियो और ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और इसी के साथ आप सबका थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आपको फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।